पहला आर्गैनन कदों लिखा गया जी 1810। इनकी एफोरिज्म 259। दूसरा एफोरिज्म लिखा गया 1819। दूसरा एफोरिज्म 1819 लिखा गया। इनकी एफोरिज्म इनकी दफात 318। गल नूं समझ ना लिख बाद च लियो, गल नूं समझो पहले तसल्ली नाल। इनू लिखिया आप बड़ा कुछ आप जो डॉक्टरी चाहे लिख लिख आप बुकां भर दित्तियां ने, लिखन का नहीं रौला। इसको समझना है, इसे समझें, इसे अपने अंदर उतारें, ये आपके अंदर उतरे, आपके अंदर से आवाज़ आए, आपका अंदर बोले, आपके अंदर कुछ हो। लिखने की बात नहीं है, लिख लें रिपीट करने के लिए, लेकिन बाद में अब पहले समझ लें इसको। 1819 बुक लिखी गई। अब अगली बुक 1824, इसके एफोरिज्म है 320। ठीक है डॉक्टर साहब। सवाल ये है डॉक्टर साहब कि इस बुक का नाम क्या था। इस बुक का नाम था आर्गैनन ऑफ रिलेशन आर्ट ऑफ हीलिंग। उर्दू में इसलिए लिख रहा हूँ कि आसानी से समझ आ जाए, आसानी से आप पिक कर लें। क्या नाम था, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आर्गैनन ऑफ रिलेशन आर्ट ऑफ हीलिंग। ये जो बुक हमारी, इसके इस नाम से 3 एडिशन शाया हुए थे। पहला एडिशन, फ़ोन बंद कर लें, पहला एडिशन 1810 को, दूसरा एडिशन 1819 को, तीसरा एडिशन 1824 को। ये बेस है होम्योपैथिक की। जब आपको आर्गैनन आ गई और फिलासफी आ गई, आप उठाकर अपनी जो कम्बिनेशन है उसे बाहर फेंक देंगे। समझ नहीं है ये क्या है। फिर क्या हुआ, फिर अगली जो बुक लिखी गई उसका नाम आर्गैनन ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग। अगली जो बुक लिखी गई चौथी, उसमें रिलेशन का नाम ख़त्म कर दिया गया और आर्गैनन ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग, इस नाम से चौथी बुक और 5वीं बुक, ये 2 बुकें हैं, ये इस नाम से हैं। ये कब शाया हुई, 1829। ठीक हो गया जी, 1829। इसकी एफोरिज्म थी 292, 292। इसके बाद अगली बुक जो शाया हुई वो 1833 में शाया हुई। इसकी एफोरिज्म थी 294। इतना लिख लें, फिर आगे चलें। यहाँ से नहीं समझ आया वहाँ से पूछ लें। आर्गैनन ऑफ मेडिसन का इल्म इंतहाई ज़रूरी है। जिस तरह हमें टेंस के बगैर इंग्लिश नहीं आ सकती, इसी तरह आर्गैनन पढ़ने के बगैर हमें होम्योपैथ बन ही नहीं सकते हम। तुसी इत्थे तशरीफ ले आओ जी। अब्दुल रज़ाक भाई, गल समझ आ रही है। 4 घंटे की क्लास आर्गैनन ऑफ मेडिसन 1921 दफात 291।
ये आपको हिफज होनी चाहिए। मैं पूछूं कौन सी बुक कब लिखी गई, आप बताएं उसकी इतनी दफ़ात थी और इस वक्त में लिखी गई, इस सन में लिखी गई। आ रही है समझ? जिसको नहीं समझ आ रही 10 बार भी पूछेंगे, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ गलती करें, बार बार करें, बाहर जाकर आपने गलती नहीं करनी। आज अगर हमें होम्योपैथिक की बेस का, बुनियाद का समझ आ जाए, आपको कितनी देर होगी प्रैक्टिस करते? कभी आपको किसी ने यह बात बताई हो, किसी से कहीं से पढ़ी हो, सुनी हो? वाह, तो वो आप लेक्चर में सुने जो पहले ना सुनी हो। अगर पहले आपने बात सुनी है, वही बात आप बार बार सुन रहे हैं, तो वो तो बात ना हुई। ये पूछना किसी डॉक्टर से, ज़बानी लिखी मैंने, कहीं से देख कर नहीं लिखी, किसी डॉक्टर से पूछना जी ये कितने एडिशन और कब कब शाया हुए, कितनी कितनी एफोरिज्म है। ठीक हो गया जी। आर्गेनन ऑफ द रिलेशन आर्ट ऑफ हीलिंग 1810 में 259 एफोरिज्म। दूसरी बुक 1819 में 318 एफोरिज्म। तीसरी बुक 1824 में 32120 एफोरिज्म। फिर जो तीसरी बुक, चौथी बुक लिखी है, उसका नाम था आर्गेनन ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग। सिर्फ रिलेशन ख़त्म किया गया, कानून पे बात कर रहे हैं, कानून पे। क्लासिकल कहते हैं जो बंदा कानून पे बात करता हो, कानून के अंदर रहता हो, कानून को, जो कानून है, जो आपके जो होम्योपैथी का कानून है, उस कानून के मुताबिक अगर चलता हो, उस कानून के तहत मेडिसिन कर देता हो, वो क्लासिकल होता है। आर्गेनन ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग 1829 और 292 1833 294 एफोरिज्म। और फिर क्या हुआ, ये फाइनल बुक जो आज हमारे हाथ में है, आर्गेनन ऑफ मेडिसिन। हमने फेस नहीं करनी ये 5 बुकें, लेकिन हिस्ट्री का पता हो, ये हमने फेस नहीं करनी, ये नहीं पढ़नी, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद अपनी फरमाते हैं कि इनमें कमियां हैं, इनमें कोताहियां हैं, जो मैंने शर्ट एडिशन में निकाल कर ये फाइनल एडिशन आपको दे दिया। हमने सिर्फ इसको फेस करना है। कितनी आसान है होम्यो कि 6 बुकों का निचोड़ एक बुक में। कितनी मुश्किल होगी ये? कोई मुश्किल नहीं है। अब जी सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर साहब हनीमन साहब की वफ़ात हो गई 1843 में। ये बुक लिखी जा रही है 1921। ये डॉक्टर हनीमन की वफ़ात के 78 साल बाद डॉक्टर केंट साहब और दीगर डॉक्टरों ने मिलकर इसको शाया करवाया। ये लिखी गई थी 1842 में, डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में, लेकिन शाया नहीं हुई। आपकी ज़िंदगी 78 साल बाद ये शाया हुई 1921 में। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलें। डॉक्टर साहब लिख रहे हैं, और ये सब जो 291 है, ये इसकी दफात है। 291 इसकी दफात है, इसको हमने फॉलो करना है। किसी भी कानून की दफात है। कोई बंदा अगर बात करता है, समझाने के लिए बात करता हूँ ना, अगर कोई बंदा आपको कहता है कि दीन ऐसे कहता है, क्या कहेंगे अब्दुल रज़ाक भाई? कहाँ लिखा है, कौन सी हदीस है, क्या हवाला है? वो कहता है, बुक उठाता है, वो कहता है ये हदीस है, ये फ़लाँ नंबर तो हमारा ईमान है, हम मान लेते हैं। अगर वो कहता है नहीं मुझे हदीस का नहीं पता, लेकिन बात ऐसे है, हम कभी भी नहीं मानेंगे और ना ही मानना चाहिए। ठीक हो गया। अगर कोई बंदा आपको दलील देता है तो आप दिलो जान से मानते हैं। इसी तरह हर चीज़ का एक असूल है, हर चीज़ का एक कानून है, हर चीज़ का एक कानून है, हर चीज़ का एक असूल है। उस असूल और कानून के मुताबिक आपने वो काम करना है।
किसका? मौजू काफ, मौजू काफ, कानून, असूल की पासदारी करने वाला, कोई भी इलम ज़रूरी नहीं है होम्योपैथिक। आप कहते हैं वो क्लासिकल म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक वो म्यूज़िक के भी कानून होते हैं, असूल होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं। वो जो कानून के मुताबिक उसको बजाता है या वो उस कानून के मुताबिक काम करता है, वो क्लासिकल है। आप कोई भी काम जिस शोबे में है वो काम उसके बनाए हुए असूलों के मुताबिक करते हैं तो आप क्लासिकल हैं। क्लासिकल है वो क्लासिकल है। ये होता है क्लासिकल। साफ करें जी, आगे चलें। इतनी बात की समझ आ गई। सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी मोहब्बत में इम्तहान और भी हैं, अभी तो शुरू हुआ है। पूछना है आपने जाकर डॉक्टरों से कि एक डॉक्टर ने हमें ये बात बताई है, डॉक्टर साहब आप बताएं, वो कहेगा नहीं छोड़ो इसको, ये अच्छा एक नई बात। पता है डॉक्टर क्या कहते हैं कि ये उस वक़्त की थी होम्योपैथिक, अब मर्ज़ें बढ़ गई हैं। क्यों जी? अब वो मर्ज़ें नहीं रही, अब हेपेटाइटिस सी आ गया, कैंसर आ गया, अब टीबी आ गई, फालज आ गया। उस वक़्त ये मर्ज़ें नहीं थी, उस वक़्त ये चीज़ें नहीं थी, अब ये चीज़ें आ गई। क्यों जी? जो बंदा डॉक्टर हनीमन की पुरानी फ़िलासफ़ी चला रहा है या डॉक्टर हनीमन के असूलों पे चाह रहा है, उस वक्त तो ये मर्ज़ें ही नहीं थी। यही सवाल होता है ना, या कोई और सवाल करते हैं? जो कंपाउंड माफिया है वो ये सवाल करता है कि उस वक़्त जब आप लोग जिस वक़्त की बात करते हैं उस वक्त खुराकें अच्छी थी, उस वक्त बीमारियां नहीं थीं, तो माजरत के साथ हम किसी बीमारी का इलाज नहीं करते, हम किसी बीमारी का इलाज करते ही नहीं हैं। ये जी किडनी स्पेशलिस्ट, ये लीवर स्पेशलिस्ट, ये जी स्टोमिक स्पेशलिस्ट। होम्योपैथिक में तो बीमारियों का नाम ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है। होम्योपैथ बीमारी का इलाज नहीं करता, बीमार का इलाज करता है, मरीज़ का इलाज करता है। मरीज़ कौन है? मरीज़ क्या है? अभी तक हमें मर्ज़ और मरीज़ का नहीं पता, हम कहते हैं हम होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। फ़िलासफ़ी में आएगा। डॉक्टर कैंट साहब फ़िलासफ़ी के पहले चैप्टर में लिखते हैं, पहला चैप्टर, इंसान अज़ा से बालातर है। इंसान अज़ा से बालातर है क्योंकि ये अशरफुल मखलूक़ात है और ये जिस जगह रहता है, जिस मकान में रहता है, उसका नाम जिस्म है। आएगी समझ, वक्त लगेगा। ये बातें प्रोफेसर डॉक्टरों की हैं, ये बातें लाखों नहीं करोड़ों की हैं। फीस की बात ही नहीं है, पैसे की बात ही नहीं है, जितना मर्ज़ी कमा लें आप, किसी को क्योर तो करें। कम्बिनेशन देकर 500 लेकर भी परेशान है यार, पता नहीं ठीक होएगा कि नहीं। क्यों? उसकी सिलेक्शन नहीं कर सके। अगर आप उसकी सिलेक्शन कर लें हनीमन के असूलों के तहत, फिर आप उसे रेमडी दें और उसे कहें जी 50,000 इधर रखो, 5,000 मेरी फ़ीस इधर रखो, 2,000 मेरी फ़ीस इधर रखो, बंदा ना ठीक हो मैं ज़िम्मेदार। फिर आप उसको मेडिसिन अप्लाई करें, वो जब ठीक होगा उसको पैसे भी भूल जाएंगे और आपको दवाएं भी देगा। अगर नहीं ठीक हुआ, अगर वो आपको 500 दे गया ना, तो अगर वो नहीं आपके पास आया, कुछ नहीं आपको कहा, तो दिल में आपकी इज्जत नहीं करेगा, वो आपको बुरा समझेगा। हमने कुछ नहीं करना, हमने किसी को शफा अल्लाह ताला की तरफ से है, हमने तो सिर्फ ये 2 बुकें हैं, इसको फॉलो करना है बस। हमने इसके मुताबिक काम करना है, इस कानून के मुताबिक जो होम्योपैथिक का कानून है जी। अब हमने किसको फॉलो करना है जी? उर्दू में इसलिए लिख रहा हूँ समझ आ जाए। बुक नंबर, अच्छा ये क्या है? ऑर्गेनो मेडिसिन बुक का नाम है, ठीक है क्या? वेरी गुड, बुक ऑफ लॉ।
क्या बुक ऑफ लॉ अहम दस्तावेज़ और असूल कानून जिसके अंदर रहकर हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप वकील बने, क्या पढ़ा आपने? लॉ। कौन सी बुकें पढ़ी? लॉ की, ठीक है ना जी। हुण लॉ पढ़ के तो तुसी चले जाओ अदालत च वकील बन के, वो कहे जज कहे जी यह दफा लिख, नहीं 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 तुसी मेरी मर्जी नाल फलानी दफा लाओ, ला सकदा? क्यों? ये लॉ है। तो होम्यो में लॉ कहाँ चले गए? इसके लॉ, डॉक्टर हनीमन के लॉ कहाँ चले गए जिसने होम्योपैथिक बनाई है? अगर आपने अपने लॉ बनाने हैं तो फिर अपनी पैथी याद करें, उसमें अपने लॉ बनाएं, या इसको चैलेंज करें कि डॉक्टर साहब आपने यहाँ से गलत लिखे। हम हनीमन का क्या करते हैं? 10 अप्रैल को केक काटते हैं, उसकी बरसी उसकी बर्थडे पर केक काटते हैं ना, मर्जी अपनी करते हैं। अरे भाई अगर आप हनीमन को मानते हैं ग्रेट हनीमन, हनी साहब ने इंसानियत की खिदमत में बड़ा अच्छा काम किया। वो बाद जगह पे मिलता है कि वो अपने आखिरी जाम में या आखिरी वक्त में वो मुसलमान भी हो गए थे, अल्लाह ताला ने उस पर इतना कर्म किया कि वो उन्होंने कलमा पढ़ लिया था, ये एक अलहदा बात है। लेकिन आप देखें कि जिसने ये बनाई है, मिसाल के तौर पर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, आप किक नहीं मारते, आपने गियर लगा लिया, रेस दे दी, क्लच दबा दिया, वो चल पड़ेगी, उसका स्टार्ट नहीं करते। उसका कानून है कि उसको पहले आपने किक मार कर स्टार्ट करना है, फिर आपने गियर लगाना है, फिर आपने रेस देनी है, क्लच दबा कर गियर लगाना है, फिर आप हर चीज़ का असूल है, गाड़ी का कोई भी मशीनी उसके असूल है। तो क्या होम्योपैथी का कोई असूल नहीं? जो असूल की बात करता है सारे उसके ख़िलाफ़ क्यों होते हैं कि इसको अगर सही बात की समझ आ गई तो ये क्या करेगा, ये कम्बिनेशन छोड़ देगा, हमारी सेर रुक जाएगी। ये बात एक मेडिकल स्टोर से लेकर, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से लेकर फार्मा तक सारे इस बात के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन सच जो सच ही होता है। और इंशाल्लाह ये क्लासिकल डॉक्टर बनते आए हैं और बनते रहेंगे। ठीक हो गया जी। अब क्या करना, बुक ऑफ लॉ, ठीक हो गया जी। अगर मैं दोबारा पूछूं कि खड़े हो जाएं जी, इसको बंद करें, पहला एडिशन बुक का नाम बताएं जो डॉक्टर हनीमन साहब ने पहली लिखी थी। ठीक है, नहीं सही नहीं है। इसको कौन से सन में लिखी थी? कितनी एफोरिज्म? वेरी गुड, ठीक है, इस तरह आपको याद होनी चाहिए। अच्छा जी, इसका पहला असूल, दफ़ा, कानून, एफोरिज्म, नंबर 1, डॉक्टर साहब नहीं समझ आ रही मुझे पूछें आप जी, आपके अंदर बातें तार नहीं हैं। अब इससे भी मुश्किल मरहला है, आपका मुकाबला किससे है? FCPS डॉक्टर से, MBBS डॉक्टर से, प्रोफेसर एलोपैथी के डॉक्टर से आपका मुकाबला है, और आपको अपने कानून का पता नहीं है। किससे मरीज़ होकर आता है? FCPS से होकर आता है, एलोपैथिक डॉक्टर से होकर आता है ना। तो वह जब आपके पास आता है तो आपका मुकाबला किससे पड़ गया? एलोपैथिक प्रोफेसर डॉक्टर से आपका मुकाबला है। आप अपना मद्दे मुकाबल देखें कौन है, कितना ताकतवर है। तो आपकी ताकत आपका इल्म है, अपना कानून समझिए। कोई होम्योपैथिक कम्बिनेशन की बात करें तो आप खड़ा होकर कहें कि एफोरिज्म नंबर 72 से 74 तक डॉक्टर हनीमन साहब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में लिखते हैं कि एक वक्त में एक मेडिसिन होती है जो एक वक्त में एक से ज़्यादा मेडिसिन देता है। वो सब कुछ हो सकता है, होम्योपैथ नहीं हो सकता। ये डॉक्टर हनीमन साहब लिखते हैं कि आपका इल्म हनीमन से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो हम आपकी बात मान लेते हैं, नहीं तो फिर ये बंदा सही कह रहा है। खैर, एफोरिज्म नंबर 1, पहला कानून,
मालिज का पहला और वाहद मकसद ये होना चाहिए कि वो बीमार बनी नूह इंसान की खिदमत के लिए खुद को दिलो जान से वक़्फ़ कर दे। कितने लोग ऐसे करते हैं? कितने लोग इस कानून को फॉलो करते हैं, या कितने लोगों को इस कानून का पता है? डॉक्टर साहब, ना मेरा मेडिकल स्टोर, ना मैं कंपाउंड माफिया, ना मैंने कंपाउंड बेचने हैं, ना मैंने मेडिकल स्टोर बेचना है, ना मैंने मेरी कोई कंपनी है मेडिसिन की, नहीं है ना मैंने आपसे कहना है ये लेक्चर के बाद आपने फलाना कंपाउंड लेकर जाना है जी, ये बड़ा काम करता है। हमने कानून पे रहकर सिंगल रेमडी सिलेक्शन करनी है। आता ही है मरीज़, आता है ना, आप पूछते हैं किसी डॉक्टर से, डॉक्टर साहब वो उसके सर में दर्द है, वो कहता है बेलाडोना दे दो। डॉक्टर साहब कमज़ोरी है, फेरनफास दे दो। यार आप डॉक्टर साहब उसके जिगर का प्रॉब्लम है, चैलिडोनम दे दिया। आप कैसे, कुछ समझ नहीं आती कि आप मर्ज़ों के नाम पे कैसे मेडिसिन सेलेक्ट कर लेते हैं। मर्ज़ों के नाम पर मर्ज़ तो है ही नहीं है, ये फ़िलासफ़ी में लिखते हैं डॉक्टर साहब। कोई बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। पहले चैप्टर में ही डॉक्टर साहब लिखते हैं कि हम मर्ज़ों का इलाज नहीं करते, हम मरीज़ का इलाज करते हैं। मरीज़ क्या है? मरीज़ जो है वो गैर मादी है और जिस्म मादी है। बोल रहे हो आप, बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, हाँ मैं कोई चीज़ बोलती है। क्या ख्याल है जी? पंखा चल रहा है, बिजली चलेगी, क्या हुआ? बंद हो गया, क्या निकल गया? गैर मादी जो नज़र नहीं आती। उसका रूल कितना है कि वो इसे चला रही है, अगर वो नहीं है तो ये बेकार है। ये फ़िलासफ़ी का पहला चैप्टर। आप उठकर पढ़ें जी, एफोरिज्म नंबर 1। सर दो चीज़ों का कनेक्शन है, मादी और गैर मादी मिलकर निज़ाम को चलाते हैं। अगर रूह के लिए हो तो वजूद ना हो तो फिर भी नहीं चल सकता। मादी और गैर मादी पढ़ते हैं फ़िलासफ़ी, आगे चलते हैं। मादी और गैर मादी दोनों मिलकर निज़ाम को सर अंजाम देते हैं। मनीर पढ़े एफोरिज्म नंबर 1, खड़े होकर। एक बात याद रखना, जब आपने कानून पढ़ना है लफ्ज़ टू लफ्ज़ पढ़ना है। लफ्ज़ों की तरतीब, लफ्ज़ों का चुनाव, जिस तरह लफ्ज़ उस तरह अदा करने हैं। इसमें से की जगह ने नहीं करना, ने की जगह वो नहीं करना। ये इसका निचोड़ है। एफोरिज्म नंबर 1 कितनी देर होगी पढ़ते हैं बुकों को? 2-3 दिन पढ़े? कोई समझ आई? नहीं आई? क्यों? कुछ समझाने वाला नहीं है। अब आएगी, क्योंकि आपकी ज़बान में बता रहा हूँ, ट्रांसलेशन करता हूँ। बताएं जी सर, आप पढ़ें एफोरिज्म नंबर 1। वो तुम ऊपर से देख के पढ़ ले, कोई बात नहीं, अभी कौन सी याद होगी। का पहला और वाहिद मकसद ये होना चाहिए कि वो बीमार पड़े हुए इंसान की खिदमत के लिए खुद को दिलो जान से वक़्फ़ कर दे। डॉक्टर साहब को हाथ लगाएं। डॉक्टर साहब हम कुछ कह रहे हैं। एफोरिज्म नंबर 1, ऑर्गेन ऑफ मेडिसन। मालिश का पहला वाहिद मकसद ये होना चाहिए कि वो बीमार बनी हुए इंसान की खिदमत के लिए खुद को दिलो जान से वक़्फ़ करे। मालिश का पहला और वाहिद मकसद ये होना चाहिए कि वो बीमारी बनी हुए इंसान की खिदमत के लिए बीमार बनी हुए इंसान की खिदमत के लिए खुद को दिलो जान से वक़्फ़ करे।
मुआलज का पहला और वाहिद मकसद ये होना चाहिए कि वो बीमार बनी हुई इंसान की खिदमत के लिए बीमार बनी नू इंसान की खिदमत के लिए खुद को वक़फ़ कर दे। कितने लोगों ने वक़फ़ किया है? पता ही नहीं है वक़फ़ क्या करना है। पहला कानून ये है कि आप बीमार बनी हुई इंसान की खिदमत के लिए खुद को वक़फ़ कर दें। पहला कानून, पहली दफ़ा इस पे हमने अमल करना है। अगली दफ़ा आपके 14 तबक रोशन कर देगी। असूल नंबर, दफ़ा नंबर, एफोरिज़म नंबर 2। बैठ जाए। एफोरिज़म नंबर 2 सुनिए पहले गल्ला। मैंने कहा था आज का लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट। 150 बंदे में से इतने बंदे निकाले हैं छांट कर, नहीं ज़रूरत ज़्यादा लोगों की। अब्दुर्रज़ाक इस पे गौर करना, फिर बताना मुझे हम कहाँ खड़े हैं। मरीज़ की हालत को ठीक करना यानी उसे अच्छा करना। मालिज का फ़र्ज़ है कम से कम वक़्त, कम से कम दुआ और सीधे सादे तरीके से जुमला अलामात को नस्तो नमूद कर दे। कानून नंबर 2, लिख लिया जी। कितना नंबर कानून? दफ़ा नंबर की कहता बात को अपने अंदर उतारें, समझें इसको, इसके में रट्टा नहीं लगाना, इसको लिखना नहीं है, इसको लिखिए इसलिए कि आप घर जाकर याद करें, लेकिन इसके अपने अंदर उतारना है बात को अंदर से। मरीज़ को क्या करना है जी? उसे अच्छा करना। मालिश का फ़र्ज़ है कम से कम वक़्त, कम से कम दुआ, सीधे सादे तरीके से जुमला अलामात को नेस्त। अब्दुर्रज़ाक यहाँ पे डॉक्टर हनीमन साहब एफोरिज़म 2 में फरमाते हैं कम से कम दुआ, कम से कम और कम से कम वक़्त। हमारा डॉक्टर क्या कहता है? ये स्लो ट्रीटमेंट है, ये लंबा इलाज है और शापर भर कर दवाइयों को दो। या तो फिर डॉक्टर हनीमन साहब ठीक है या फिर हमारा वो डॉक्टर ठीक है जो कहता है ये स्लो ट्रीटमेंट है। कम से कम दुआ, मिनिमम मिनिमम थोड़ी से थोड़ी एक कतरा। आपको पता है कि जब आप किसी के अंदर कोई मेडिसिन उतारते हैं उसका क्या एक्शन होता है? हर दुआ अपने अंदर एक एक्शन रखती है, हर दुआ अपने अंदर एक एक्शन रखती है। जब वो आप किसी के अंदर उतार देते हैं उसने अपना एक्शन करना होता है और बाज़ औक़ात वो अपना रिएक्शन भी कर देती है अगर गलत सिलेक्शन हो जाए। एक दुआ अगर 10-20 दुआएं किसी के अंदर एक वक्त में आप डाल देते हैं, ये तो अल्लाह ताला ने बॉडी में पता नहीं क्या रखा है जो ये सब कुछ लेने के बाद भी इंसान ठीक नहीं होता लेकिन फिर भी वो ज़िंदा रहता है। जितना करते हैं एलोपैथिक में क्या हो रहा है?
वो कहते हैं ये वो हमारे ही डॉक्टर अनफॉर्चुनेटली इसको नहीं स्टडी किया, इसको नहीं पढ़ा, इसकी समझ नहीं है, वो हमारे डॉक्टर कह रहा है ओ नहीं जी नहीं, ये फास्ट होम्योपैथिक है। कोई फास्ट होम्योपैथ, सबसे फास्ट होम्योपैथिक ये 2 नंबर कानून है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कम से कम वक़्त और कम से कम दुआ, या तो ये कानून बदल दें आप। अपनी तरफ से मैंने एक बात नहीं की, ये इस बुक में लिखा हुआ है, सिर्फ मैंने इसकी तशरीह की है, सिर्फ इस बुक को मैंने समझाने के लिए आसान कर दिया है। ये बुक कह रही है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। अब इसके बाद हमने फ़िलासफ़ी पढ़नी है। ऑर्गेनन की 2 नंबर दफ़ा मालिश का जो फ़र्ज़ है मरीज़ की हालत को ठीक करना, यानी उसे अच्छा करना। मालिश का फ़र्ज़ है कम से कम वक्त में और थोड़ी से थोड़ी दुआ से, यानी कि कम से कम दुआ से, भले कम से कम तो मतलब है 1 कतरे से मरीज़ की हालत को ठीक करना, उसकी जुमला अलामातों को नस्तो नबूद कर देना सीधे साधे तरीके से। तो ये हनीमन साहब तो फरमा रहे हैं ये सीधा साधा तरीका है। सर कम से कम की लाजमी तो सिर्फ एक ही दुआ हो, कम से कम बजाय इसके 10-12 दे या आप 3-4 दे दें मिला के, वो तो कम ही है ना उसकी। एफोरिज्म नंबर 72 वो भी आ जाएगी आगे। एक वक्त में एक दुआ, अगर आप एक वक्त में 1 से ज़्यादा दुआ देते हैं तो आप सब कुछ हो सकते हैं, होम्योपैथ नहीं हो सकते। कानून की बात है, यहाँ हमने कानून पढ़ाना है, कानून समझाना है। किसी की जुर्रत नहीं है कि इस कानून को तोड़ जे। डॉक्टर परवेज़ जो बात कह रहा है वो गलत हो सकती है, जो हनीमन की किताब में उसने कानून बना दिया, इसको ना हम तोड़ सकते हैं ना ये गलत हो सकती है। ये 250 साल से ये बुक आ रही है और इसमें कोई किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं हुई इसमें कोई तब्दीली कर दे। क्यों जी? इनकी बनाए हुए कानून परफेक्ट हैं। गवर्नमेंट से ये आपकी जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया है ना, वो कानून इसके हिसाब से बनते हैं। ये सरकारी किताब जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया है इससे माखज़ की गई है। यहाँ तो आप इतनी जुर्रत करें कि इसके कानून को तोड़कर कानून बना दें। डॉक्टर कैंट ने, डॉक्टर हनीमन साहब ने लिखी थी, डॉक्टर कैन और दीगर डॉक्टर ने सिर्फ छाया की, कानून नहीं तोड़ सके वो। या तो इसका कानून तोड़ दें आप, फिर आप कंपाउंड कर लें। 2 एफोरिज्म 1 और 2 ये आपने याद करनी है और ये मैंने आपसे सुननी है नेक्स्ट लेक्चर में। डॉक्टर साहब सोना का भी निकलता देखा है आपने? यहाँ से निकलता है, इतनी हालत बुरी होती है ना कि आप देख लें तो आप कहें यार ये तो बेकार चीज़ है। जब वो उसको तराशा जाता है, भट्ठियों में जाता है, आग को बर्दाश्त करता है, तो फिर हर बंदे की ख्वाहिश होती है। तो फिर वो कितना रेट है जी? 1.25 लाख हो गया तोले का। फिर लोग क्या करते हैं, बड़ा कुछ बेच कर वो सोना ख़रीदते हैं। अगर सोना बनना है तो फिर आपने भट्ठी से गुजरना है। डायरेक्ट मैंने आपको बेलाडोना नहीं समझाई, डायरेक्ट मैंने आपको एकोनाइट नहीं समझाई, पहले मैंने असूल समझाए हैं। जब असूल समझाकर मैं आपको बताऊंगा ना बेलाडोना क्या है, तो मेरा ख्याल है अगर आपको बेलाडोना की समझ आ जाए, नेट्रोम्योर इतनी बड़ी दवाइयाँ 20,000 सिम्टम हैं उसके। दैट्स ऑल जी।